एंड वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसमें जो दो टाइप्स होते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ठीक है। अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक ऐसा इफेक्ट है, अगर एक मेटल का पीस है, ठीक है, इस मेटल के पीस के ऊपर आपने कोई रेडिएशंस डाले, मतलब लाइट आई इसके ऊपर, तो क्या होगा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ना बाहर भगा देगी निकाल के, ठीक है। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको किसने डिस्कवर किया था? हर्ट्ज ने। और एक्सप्लेनेशन किसने दिया था इसके बारे में? आइंस्टीन ने। प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज करके। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है ये इफेक्ट? इट इज अ फेनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं किसी भी मटेरियल से, यूजुअली मेटल के अंदर से, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो, ठीक है। अब ये पता कैसे चला कैसा होता है ये? तो एक एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज ने। उनने क्या लिया था, मेटल का सरफेस लिया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है मेटल का सरफेस, ठीक है। और इनने एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर उसे रख दिया था। वैक्यूम ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रही है ना आपको ट्यूबलाइट जैसी, वो। कोई भी एक्सपेरिमेंट यूजुअली ऐसा वाला रेडिएशंस वाला वैक्यूम ट्यूब में ही करते हैं। सारी गैस के पार्टिकल्स उस ट्यूब में से निकाल लिए जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरा नो एयर वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। मतलब एटमॉस्फेयर तो होता ही नहीं क्योंकि एयर नहीं होती, तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या किया, ये जो मेटल है इसके ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को एक्सपोज किया। तो एक फ्रीक्वेंसी पे आके इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया अपने सरफेस में से। और ये पता कैसे चला इलेक्ट्रॉन निकला है? इस डिटेक्टर के थ्रू। हम हमेशा रेडिएशंस को देखने के लिए डिटेक्टर का यूज करते हैं क्योंकि वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। तो ये उन्हें पता चला, मेटल पे लाइट मारी तो एक फ्रीक्वेंसी पे आके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या हुए? जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जब जाएगी तब इलेक्ट्रॉन एकदम इंस्टेंटली निकल जा रहा है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किसके बराबर, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ब्राइटनेस क्या है लाइट की उसके प्रोपोर्शनल होंगे। और हर मेटल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना है। अभी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब आपने एक मेटल का पीस लिया, आप उस पर लाइट डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये जो एक फ्रीक्वेंसी की लाइट आई है ना जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब हर मेटल की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी लाइट डाली, हर मेटल ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट करवा दिया, नो। हर मेटल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे आके मेटल अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे, राइट। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होती जाती है। मतलब आपने एक फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली या फिर आपने उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी, तो उसको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उतनी तो मिल गई, पर जो एक्स्ट्रा है वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो ज्यादा तेजी से इजेक्ट हो जाता है ज्यादा दूर तक, राइट। इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। कैसे एक्सप्लेन किया? पहले हमने देखा था कि वेव नेचर को मान रहे थे, वेव नेचर होता है, फिर पता चला पार्टिकल नेचर आया। तो इन्हें पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी है ना वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। फोटॉन मतलब छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के, ठीक है। और उसमें कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू के बराबर एनर्जी होती है, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, राइट। अब जो एनर्जी आ रही है, मतलब एक क्वांटा, एक फोटोन आया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, थोड़ी सी खुद बचा ली, नो। फोटोन अपनी पूरी एनर्जी दे देगा मेटल को, या फिर पूरी मतलब जीरो एनर्जी देगा, या तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये कैसा है? ऑल और नथिंग वाला केस है यहाँ पे। पार्शियल कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये बिल्कुल इम्पार्शियल है।
अब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है, तो अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये वर्क फंक्शन क्या आ गया देखते हैं। वर्क फंक्शन का बाद में इक्वेशन देखेंगे, पहले वर्क फंक्शन समझ लेते हैं। इसका मतलब ऐसी मिनिमम एनर्जी जिस पे आके इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जो फोटोन आ रहा है ना एनर्जी के पैकेट्स, उनकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से, मतलब वो जो मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, या तो उसके बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो। ठीक है, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं, राइट। अब देखते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन आइंस्टीन ने बताई थी, ठीक है। क्या है इस इक्वेशन में, जो फोटोन की एनर्जी है, ये एच न्यू क्या है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, हमने पीछे देखा ना, ये फोटोन की एनर्जी है। तो ये किसके बराबर है ये बता रहे हैं। फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट में देखा लास्ट वाली, कि फोटोन की एनर्जी या तो बराबर या तो बड़ी होना चाहिए वर्क फंक्शन से। तो देखो, वर्क फंक्शन तो है ही, प्लस अगर ज्यादा है तो फिर वो जो ज्यादा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। फोटोन को निकलवाने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, अगर वो मैक्सिमम पे है तो हम ऐसे निकालेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी जो के ई मैक्स है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिली क्या, ये काइनेटिक एनर्जी तो उसको मिल ही नहीं पाई बेचारे को। तो ये क्या हो गई यहाँ पे, जीरो हो गई, राइट। अब हम देख लेते हैं समरी की, इन शॉर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये क्या है, पार्टिकल को जब भी एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ईएमआर, उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल एनर्जी से वेव बन के नहीं आ रही है, फोटोन बन के आ रही है, पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है किस फॉर्म में, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू में ही आएगी एनर्जी, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू। जैसे मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, स्टेयर केस जैसे इमेजिन करो, ये पहला लेवल है एच न्यू, इसके ऊपर दूसरा लेवल क्या आया, 2 एच न्यू। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करेगा, लेकिन ये जो इन बिटवीन है ना स्पेस, यहाँ कभी नहीं जाएगा। मतलब वो क्वांटाइज्ड है एनर्जी, या तो फर्स्ट लेवल या तो सेकंड लेवल, इन बिटवीन का कुछ भी नहीं है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, फोटोन की एनर्जी पे, लाइट की इंटेंसिटी पे नहीं कर रहा था। फोटोन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, आइंस्टीन ने कंफर्म कर दिया कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये, मतलब कुछ तो भी चीज है, इसका हमें प्रूफ मिल गया। तो आगे चल के फिजिक्स में मॉडर्नाइजेशन होने लगा। ठीक है, अब देखते हैं हम डुअल बिहेवियर, जो हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा देख चुके हैं। डुअल बिहेवियर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर जो होता है, ये दो तरह से बिहेव करता है। या तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा, या तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ईएमआर किससे बनता है, दो फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट। पार्टिकल नेचर जो है उसने क्या समझाया था हमको, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया था। वेव नेचर ने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन लाइट का वो कैसे होता है वो समझा दिया था। ठीक है, तो अब ये डिलेमा हुआ, मतलब ये कंफ्यूजन हुआ कि यार लाइट को अब हम, मतलब ईएमआर को हम वेव माने या पार्टिकल माने। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दूर ही नहीं हो रहा था। तो फिर एट लास्ट क्या कंक्लूजन निकला कि ईएमआर को हम डुअल बिहेवियर की तरह देखेंगे। मतलब कभी कभी तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल की तरह कब बिहेव करेगा वो, जब मैटर के साथ हम रिएक्शन देखेंगे, मैटर के साथ ईएमआर का रिएक्शन होगा तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और जब लाइट के साथ होगा तो वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब
ये जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अगर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है मतलब लाइट की तरह, तो वेव की तरह, नहीं तो फिर पार्टिकल की तरह जब मैटर के साथ कर रहा है। अब देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो मुंडी बनती है। ठीक है, इसको तो याद रखना ही है। राइट, देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। बचपन में न्यूटन डिस्क नाम की एक चीज देखी होगी लैब में, ये दिख रही है क्यूट सी गोल गोल सी, ये न्यूटन डिस्क है। ठीक है, इसको अगर हाई स्पीड पर रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगी, तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा, चेंज नहीं होगी, घूमते घूमते तुम्हें कलर दिखाएगी, व्हाइट कलर दिखाएगी। इसका मतलब ये जो 7 कलर्स है ये मिलके क्या बना लेते हैं, व्हाइट लाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसी का स्प्लिट होना, मिल जाना, ये सब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं। तुमने क्लास 10th में प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक प्रिज्म है, उससे लाइट को पास करो, वो बेंड हो जाएगी और वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। ठीक है, तो ये क्या है, स्प्लिट होती है ना जब, तो ये जो कलर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये स्पेक्ट्रम बन जाता है। राइट, अब ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो है, मतलब हर एक लाइट के कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे कि वॉयलेट कलर जो है, विबग्योर, इसमें जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और आगे बढ़ते जाओगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, ये जी है, वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। रेड की वेवलेंथ सबसे सबसे हाई है। तो क्या होता है, लाइट स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, मतलब सारी वेवलेंथ मर्ज हो गई हैं। क्या मतलब, जैसे कि हमें रेनबो दिखता है जब, तो रेनबो कैसे है, तुम्हें कंटिन्यूअस मतलब पूरे कलर्स दिखते हैं। राइट, 7 कलर्स में वो पूरे दिख रहे हैं। क्या तुम्हें बीच में ब्रेकेज दिखता है कि अरे यहाँ पे वॉयलेट के बाद इंडिको के बीच में एक ब्लैक कलर का गैप आ गया, मतलब बैंड बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। जब एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक एटम है भाई, ठीक है, उसने एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत सारी एनर्जी आ गई इसके पास, तो क्या होगा, जो बाहर बेचारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसको आजादी मिल गई, एनर्जी आई, और वो फटाफट जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। ये लोअर पे था, अब ये हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर गया। ठीक है, अब हायर पे तो आ गया खुशी खुशी, लेकिन वो अनस्टेबल है। जैसे हम कहीं भी दिन भर घूम ले, पर लौट के कहाँ जाते हैं, वापस घर जाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल एक हमारा प्लेस है। राइट, तो ये अनस्टेबल स्टेट में आ गया अभी इलेक्ट्रॉन भी, अभी इसे वापस घूम फिर के घर जाना है ना, तो ये वापस घूम फिर के एनर्जी को रिलीज करके, एमिट करके अपने घर, अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो क्या होगा, कुछ तो भी लाइट एमिट होगी, कुछ लाइट्स या कुछ लाइंस दिखेंगी हमें, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये क्या बताता है, ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन का एक अलग स्पेक्ट्रम है, लिथियम का अलग स्पेक्ट्रम है, हर एलिमेंट का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, स्पेक्ट्रम को ना तुम लोग फिंगरप्रिंट्स की तरह ट्रीट करो। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट क्या होती है, यूनिक होती है ना। आधार कार्ड में भी क्या लगती है, फिंगरप्रिंट लगती है, क्योंकि सबकी यूनिक है। तो ऐसे ही स्पेक्ट्रम को भी फिंगरप्रिंट की तरह मानो, एलिमेंट को पहचानने के लिए हर एलिमेंट की फिंगरप्रिंट मतलब स्पेक्ट्रम यूनिक है। तो तुम वो लाइंस देख के ना बता सकते हो कि यार ये हाइड्रोजन है या लिथियम है या क्लोरीन है, ये सब चीजें तुम बता सकते हो। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये तब बनता है जब एक सब्सटेंस ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया इसने। राइट, अब ये कहाँ चला गया, एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पे। क्या हुआ, इसने जब नीचे आने के लिए, लोअर स्टेट पे आने के लिए एनर्जी को एमिट किया, तो क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा, मतलब तुम्हें कुछ लाइंस दिखेंगी कलरफुल। राइट, वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या हुआ, एक एलिमेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हायर स्टेट पे गया, अब वो वापस लोअर पे आ रहा है, तो एनर्जी को रिलीज कर देगा, जो एब्जॉर्ब की थी वापस दे देगा, वो रखता नहीं है किसी का कर्जा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब रिलीज किया उसने, तो कुछ लाइंस दिखेंगी, जिसको बोलेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रम। राइट, अब देखो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला देखो तुम, ये सैंपल है, अंदर सैंपल रखा हुआ है यहाँ पे,
इसको क्या किया तुमने, यहाँ पे पास किया प्रिज्म के थ्रू, उससे लाइट निकल रही है, प्रिज्म के थ्रू पास की। प्रिज्म क्या कर देता है, लाइट को, जैसे व्हाइट लाइट को भी वो तोड़ देता है ना 7 कलर्स में, तो इसने ये जो सैंपल आया ना, इसकी लाइट को ब्रेक कर दिया, 7 कलर में तोड़ दिया। तुमने यहाँ पे डिटेक्टर लगा के रखा है कि तुम्हें पता चल जाए भाई क्या हो रहा है, क्या बैंड बन रहे हैं, क्या लाइन आ रही है। तुमने देखा यार, ये वाला स्पेक्ट्रम दिखा तुम्हें, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक, ये वाला स्पेक्ट्रम दिखा। अब इसमें तुम्हें लाइंस कैसी दिख रही हैं, पहले एकदम पास पास है, राइट, फिर धीरे 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 करके देखो दूर होती जा रही है। मतलब वेवलेंथ जो थी पहले कम कम थी, फिर बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा थी, फिर कम होती जा रही है, ये तुम्हें स्पेक्ट्रा दिखा। बीच में तुम्हें पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, और ब्लैक ब्लैक को क्या दिख रही है, उसके बीच बीच में लाइंस दिख रही है, ग्रीन येलो पिंक ऐसी लाइंस दिख रही हैं तुम्हें, राइट। तो जो लाइंस है यही होती है एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रा हर एलिमेंट का क्या होता है, अलग अलग, जैसा मैंने बताया था, राइट। और हर एलिमेंट को अलग अलग एनर्जी भी देनी पड़ती है, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था, एनर्जी जब अलग मिलेगी तभी तो बेचारा इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये जो तुम्हें नीचे वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक सैंपल है, जैसे मान लो यहाँ पे व्हाइट लाइट है, सैंपल है, उसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। एक तुम्हारे पास सैंपल है, ठीक है। अब उसको तुम पास करवाओगे किसी सोल्यूशन या वेपर से। किससे पास करवाओगे सैंपल को, सबसे पहले कोई भी सोल्यूशन या वेपर से पास करवा दोगे तुम, केमिकल, और फिर उसको प्रिज्म में से देखोगे। एक तुमने एलिमेंट लिया, उसको किसी भी सोल्यूशन से पास करवा दिया, उसकी लाइट को, फिर उसको तुमने देखा प्रिज्म से डिफ्लेक्ट होते हुए, मतलब कलर्स में टूटते हुए, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे डिटेक्टर पे क्या मिल गया, ये वाला स्पेक्ट्रम मिल गया, ठीक है। अब इस और इस स्पेक्ट्रम में, फर्स्ट और सेकंड स्पेक्ट्रम में तुम्हें डिफरेंस क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। इसमें जो बैकग्राउंड है, जो बैंड्स हैं, वो ब्लैक ब्लैक कलर के बने हैं और लाइंस कलरफुल है। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तुम्हें जो बैंड्स दिख रहे हैं वो कलरफुल है, बट लाइंस बीच बीच में ब्लैक ब्लैक कलर की दिख रही है, ठीक है। समझ में आया। और हम ये जो पढ़ते हैं ना रेडिएशंस को, पास की लाइट, फिर वो स्प्लिट हो गई, फिर हमने पढ़ लिया, इस स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जिस इंस्ट्रूमेंट से पढ़ते हैं वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। और ये जो हमें मिल रहा है ना, ये कलरफुल कलरफुल, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये था एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन में सीधे सैंपल से लाइट पास करवाते हैं, सॉरी, एमिशन में सीधे लाइट पास करवाते हैं, और एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, पहले किसी केमिकल के थ्रू पास करवाते हैं, और फिर उसको हम देखते हैं कितने कलर्स में कैसे टूटी है, राइट। अब देखते हैं ये भाई, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी सा भी है, देखने में टफ लगता है बड़ा इजी। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कंटिन्यूअस नहीं देता। अच्छा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन देता है, रेनबो। जब भी बारिश आती है, मैंने बताया था शुरू में, तो हमें धूप आती है तो रेनबो दिखता है, उसमें कोई बैंड्स नहीं दिखते हमें बीच बीच में, कोई गैप्स नहीं दिखते, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। और ये जो हमने पीछे देखा ना, ये लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है, हमें लाइंस दिख रही है कलरफुल या फिर ब्लैक, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन भी कैसा देता है लाइन स्पेक्ट्रम, वो देखते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब में से पास करवाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब वही ट्यूबलाइट जैसा जो ट्यूब दिखता है, उसको वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं पूरा, उसमें से पास करवाया हाइड्रोजन जो एक्साइट हुआ, ठीक है। और उसने फिर ग्राउंड स्टेट में आते टाइम क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे एमिट किया। तो तुम्हें कुछ लाइंस दिखेंगी हाइड्रोजन की, ठीक है। अब इन लाइंस को पढ़ने का एक तरीका है, ये फॉर्मूला जो किसने दिया था, रिडबर्ग ने दिया था, रिडबर्ग फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला बेटा दुनिया के सारे तुम जो लाइन स्पेक्ट्रम है, उन लाइंस को पढ़ने में काम आएगा तुम्हारे लिए वो, ठीक है। अब लाइन स्पेक्ट्रम है क्या, पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ना, ये है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें जो ये सीरीज दिख रहा है ना तुम्हें, लाइन 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 बनी, वो पढ़ने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, रिडबर्ग ने दिया था। क्या फॉर्मूला है, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2²। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है जो इन्हीं ने दिया था, ठीक है। ये n1 n2 क्या है,
ये वैल्यू है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की। ठीक है, जैसे ये कुछ सीरीज होती है, इनके नाम तुम्हें याद रखना है। LBPBF ऐसे कुछ याद रखना है, जैसे मैंने ऐसे याद रखा था, LBPBP, LBPBP ऐसे करके याद कर लेना। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फन, ये क्या है? अगर फर्स्ट लेवल है, ये मैं तुम्हें डायग्राम से समझाती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, राइट? ये देखो बेटा, जब भी एनर्जी जो है, मतलब लाइन जो है वो वन लेवल पे आ रही है, n इज इक्वल टू वन, फर्स्ट लेवल पे आके गिर रही है, एरो दिख रहा है तुम्हें? अभी कहीं से भी आ रहा है, टू से भी आ रहा है, थ्री से भी आ रहा है, फोर फाइव सिक्स, कहीं से भी जब एनर्जी आके फर्स्ट लेवल पे गिर रही है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। और ये यूवी रेडिएशन की सीरीज होती है। ठीक है, अब n इज इक्वल टू वन पे आ गई, लाइमन सीरीज हो गई। इसके बाद n इज इक्वल टू टू पे, अब कोई लाइन बेचारी वन तक आ ही नहीं पा रही है, इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास। तो जब n इक्वल्स टू टू पे आ रही है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाल्मर। अच्छा, ये बड़ी प्यारी सीरीज है क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आती है। विजिबल रीजन विब्योर जो हम देख पाते हैं वो वाला रीजन, राइट, उसमें आती है। तो ये वाली हो गई बाल्मर सीरीज। आपको सारे देखे पढ़ के कलर लग रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई कलर्स लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आप देख ही नहीं सकते उनको। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड। अगर जो एनर्जी है वो n इज इक्वल टू थ्री पे, अब टू तक भी बेचारे के पास आने की एनर्जी नहीं है, तो वो थ्री पे ही जब गिर रही है एनर्जी आके, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? पास्चन सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी? पास्चन सीरीज। और ये इंफ्रारेड की सीरीज होती है। ये हो गई हाइड्रोजन की, बट और भी सारी सीरीज होती है, जैसे ब्रैकेट। जब n इज इक्वल टू फोर पे जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो क्या होगी? ब्रैकेट सीरीज है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? कहीं से भी आके इलेक्ट्रॉन फोर पे गिर गया तो ये ब्रैकेट होगी, और कहीं से भी आके अगर फाइव पे गिर गया तो ये पी फंड सीरीज होगी। ये कुछ सीरीज है हाइड्रोजन में, तुम्हें ये सीरीज याद रखना है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना क्यों जरूरी है भाई? हम ऐसे ही हाइड्रोजन देख रहे थे, ये लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हें क्वांटम थ्योरी और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पढ़ने में ये सीरीज मदद करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्पेक्ट्रम है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, हर एलिमेंट का अलग। तो तुम अगर ये पढ़ पाओगे, ये तुम्हें मिल गया, तो तुम कोई भी नया एलिमेंट अगर खोज रहे हो, कोई नया कंपाउंड बना रहे हो, तो तुम ये सीरीज देख के बता सकते हो कि उसमें क्या है और वो किसके सिमिलर सिमिलर है। ठीक है, और एक और चीज, ये सीरीज और भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बताती है। हम बार बार क्वांटा, पैकेट्स, फोटॉन इसकी बात कर रहे हैं कि एनर्जी भाई एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, बीच में नहीं आ सकती। तुम्हें ये सीरीज देख के ये पता चल रहा है। कैसे? अब देखो, n इज इक्वल टू टू से n इज इक्वल टू वन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके क्या बीच में कहीं भी कुछ तुम्हें रुका हुआ दिखा? बीच में कहीं कोई सीरीज या कुछ नाम कुछ ऐसा दिखा? नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं रुक ही नहीं सकता, वो सीधे एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगा, मतलब क्वांटाइज्ड है। एच न्यू, टू एच न्यू, थ्री एच न्यू, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन का ना सबसे सिंपल लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा सा एलिमेंट है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके आसपास, एक प्रोटॉन है इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा एलिमेंट है, इसलिए इसका सबसे सिंपल स्पेक्ट्रम होता है। अब सोचो, इससे भी और कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होते हैं, राइट? और जितने हेवियर एटम्स होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम है, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन हर स्पेक्ट्रम अपने आप में यूनिक है क्योंकि फिंगरप्रिंट है। और स्पेक्ट्रा जो है वो रेगुलर पैटर्न शो करता है, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो रेगुलर लाइन है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कहीं से भी लाइन कहीं भी जा रही है, तो एक रेगुलर स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रा जो है वो स्ट्रक्चर बता देता है एटम का, कि एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कितने ऑर्बिट्स होंगे, ये सारी चीजें स्पेक्ट्रा बता देता है। क्लियर? तो हम इससे क्या पता चला हमको? कि डिस्क्रीट लाइंस होती हैं जो सीरीज में ग्रुप्ड होती हैं, जैसे ये वाली जो तुम्हें बीच की सीरीज दिख रही है, ये कौन सी हो गई? बाल्मर सीरीज, है ना? ये ग्रुप्ड है सीरीज में, ये बता रहा है। और जो बाल्मर सीरीज है वो हम ह्यूमन आई से, मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते। और इंपॉर्टेंट चीज, एक रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ निकालने के काम आता है। ठीक है, वो जो न्यू बार था ना, ये ये वेव नंबर है, वेव नंबर की उल्टी वेवलेंथ होती है, याद रखना। ये वेवलेंथ निकालने के काम आता है, राइट? इससे हमें पता चल गया कि क्वांटम थ्योरी कुछ तो भी होती है और ये सही है, ये चीज हमें पता चली, राइट?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये जो हमने पढ़ा है ना, इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो you have to just crack it and give the answer in comment section. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye. Keep studying.